हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज से अपन नीट 26 के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का नाम है जीनत बैच। और बच्चों, इस जीनत बैच में आपको कंप्लीट फिजिक्स का A to Z पार्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आज अपन एक चैप्टर लेके चल रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एनएलएम एंड फ्रिक्शन। इस चैप्टर से आपकी मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है बच्चों। ठीक है, अब ये जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे, इन सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिलेगी। ओके, तो बच्चों अभी आपको कुछ लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी और जैसे ही अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम लाइव सेशन अटेंड करेंगे। ओके, तो जो भी नए बच्चे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम है एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हमने 9th में पढ़ा था, लेकिन 9th में पढ़ता कौन है यार। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीट और जेई में क्वेश्चन फिक्स है आना, और ये जो चैप्टर है बच्चा पूरी फिजिक्स में इसका यूज होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन है क्या? अब देखो बच्चा, जैसे यहाँ पर इस चैप्टर के नाम में क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी यहाँ पे मोशन की बात करी गई है। ठीक, अब मोशन को तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। मोशन के बारे में हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि मोशन होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को या फिर लोकेशन को चेंज करता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी t=0 पर पार्टिकल यहाँ पे था, यानी ये पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था, और t=t टाइम पर पार्टिकल कुछ यहाँ पे पहुंचाया। तो इसका मतलब कुछ टाइम लगा, टाइम के साथ साथ इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन को चेंज किया तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये पार्ट को हम कहां पे पढ़े थे, काइनेमेटिक्स 1D में। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया अपना मोशन। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था रेस्ट के बारे में बच्चों। किसके बारे में पढ़ा था, रेस्ट। रेस्ट का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो चुपचाप खड़ा हुआ है। ठीक ठाक, जैसे मान लो ये हम अभी खड़े हैं, इसका मतलब अभी हम रेस्ट में हैं। ठीक, बात समझिए। रेस्ट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट इसमें है, रेस्ट में है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ये हो गया केस नंबर 1। इसमें एक केस और हम सुनते हैं, और उस केस का नाम है कि जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन 0 हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन भी कर रहा हो। यानी अगर एक्सेलरेशन आपका 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, इसके साथ साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल आपका मोशन भी कर सकता है। ठीक बात। सबसे पहले हमने क्या देखा, मोशन के बारे में समझा कि मोशन क्या होता है। इसके बाद देखा रेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है आपका फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे अभी हम कैमरे के सामने हैं तो कैमरा तो हमारा क्या है, स्टैटिक पोजीशन में एक जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, लगातार इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो अगर इन केस कैमरे के पीछे कोई व्यक्ति होता तो वो क्या बोलता कि हमारे रिस्पेक्ट में, यानी कि वो जो कैमरा मैन है उसके रिस्पेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, लगातार मोशन में है। ठीक, यानी अगर एक शब्द में बोला जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा ही नहीं। बात समझ आई। जैसे हम मान लो ट्रेन में हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं, ट्रेन में हैं, और ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रेन में क्या है, बैठे हुए हैं, और ट्रेन क्या है, खूब तेजी के साथ, हम मान लिए कि 120 किलोमीटर पर आवर से ये चल रही है। अब भैया जैसे ही हमारी नजर ट्रेन के बाहर पड़ी, हमने क्या देखा, यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, खूब सारे पेड़ पौधे हैं, और ये भी हमको कैसे फील होंगे, ये भी हमको ऐसे लगेंगे कि हमारे साथ ये भी चल रहे हैं। यानी हम तो मोशन में हैं, लेकिन हमको ऐसा फील होगा कि ये जो
ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्टैटिक पोजीशन में है, ये भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लगातार मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब क्या होंगे, मोशन में होंगे। बात क्लियर? अब सुनो, ये तो हो गया मोशन, रेस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सारी चीजें हमने काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों अपना। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। वेलोसिटी, ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स की है, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी v, इसको v से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इक्वल होता क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आप सुनो जरा इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट का लोकेशन है a और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका लोकेशन है b। अब जो a से b के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी एकदम छोटी वाली जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बात समझ आई? अब हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक, पार्टिकल यहाँ पे है। अब अभी ये क्या है, रेस्ट में है, यानी t = 0 पर पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। ठीक बात, पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। इसके बाद t टाइम पर पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा, इस b पॉइंट पे पहुंच गया, यानी यहाँ पे क्या करने लगा, ये मोशन करने लगा। ठीक है, पहले पार्टिकल रेस्ट में था, यानी इसका जो टाइम था वो 0 था। जैसे पार्टिकल थोड़ा सा मोशन किया, पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा, बी पे। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। वही क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चे, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब सुनो जरा, अगर पार्टिकल यहाँ पे था, टाइम 0 लग रहा था, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा कुछ टाइम लगा, यानी पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम भी लगा। ठीक, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जब मिलाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, जब हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो देखते हैं, तो इससे मिलेगा हमको वेलोसिटी। ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो होगा उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। बात समझ आई? या फिर इसको एक शब्दों में और हम बोल सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। बात क्लियर? अब सुनो जरा, अब ये तो क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड एक और क्वांटिटी है, उसका नाम है आपका बच्चा डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब देखो जरा, हम मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A और ये कोई दूसरा पॉइंट है B। ठीक, हमको इस A से B तक जाना है। जैसे अभी हम अहमदाबाद में हैं, ठीक है, अहमदाबाद में, और हमको जाना है कहाँ, अपने यूपी। ठीक है, यूपी जाना है, यूपी। ठीक, अब अहमदाबाद से यूपी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक, मान लो हम अहमदाबाद से ये आ गए यूपी, ठीक, इस तरफ से पहुंच गए, ये पहुंच गए, ठीक, ये इस तरफ से पहुंच गए, उड़ के पहुंच गए, दौड़ के पहुंच गए। ठीक, ये सारे क्या हो गए, रास्ते। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ होती है। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ आई? अब देखो जरा, अब जैसे मान लो हम यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचे, अब इसको हमने एक नाम दे दिया, जैसे ये अहमदाबाद है और यहाँ पे यूपी है, बीच में आपका पड़ गया जयपुर, यानी राजस्थान, जयपुर। ठीक, अब हम भैया पहले अहमदाबाद से जयपुर पहुंचे, जयपुर के बाद सीधे लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए। ठीक, अगर मान लो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो यहां से हम एमपी होते हुए पहुंचे, एमपी होते हुए या फिर दिल्ली होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम पहले अहमदाबाद से एमपी गए, एमपी के बाद तब फिर प्रयागराज पहुंच गए। ठीक, एक दूसरा रास्ता, हम अहमदाबाद से मेरठ होते हुए, दिल्ली होते हुए पहुंच रहे हैं लखनऊ। ठीक है, यानी अहमदाबाद से पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद फिर मेरठ पहुंचेंगे, मेरठ के बाद फिर लखनऊ पहुंचेंगे। इसका मतलब हमने क्या किया, कई सारी डिस्टेंस को कवर किया, यानी हमने क्या किया, लंबी दूरी तय कर दी। अब जब हमने लंबी दूरी तय कर दी, इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा,
एक्चुअल पाथ हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, जो शॉर्टकट वाला तरीका होता है वो क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो लॉन्ग टर्म वाला तरीका होता है वो क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। बात दिमाग में गई भैया कुछ? हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, टेंशन परेशानी दिक्कत समस्या, तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इक्वल होता क्या है? डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, या डिस्टेंस इक्वल क्या होगा? यहां तो हमने डिस्प्लेसमेंट का देख लिया, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी बनता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या बनेगा? अब भैया यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना, कुछ टाइम भी लगा होगा, हम मान लेते हैं टाइम टी लगा है। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बताएगा? स्पीड के बारे में बताएगा। बोले तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। और ये जो स्पीड है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पे जो वेलोसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात समझ आई? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, सारी बातें क्लियर। अब सुनो जरा इस वेलोसिटी के बारे में। अब इसके कई सारे टाइप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस हो गया, एवरेज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी वेलोसिटी के टाइप है। लेकिन इसको हमको पढ़ना कहाँ पे है? काइनेमेटिक्स में। यहाँ पे हम केवल जनरल एक तरीका देख रहे हैं कि हाँ यार ये चीजें हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज अभी हम लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। हमने भैया वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि वेलोसिटी कौन से मोशन को डिफाइन करती है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी किसको डिफाइन करती है? यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है भैया? यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करती है। ये बात इतनी समझ आई? ये सारे हमारे पिछले चैप्टर के जो टॉपिक हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। यानी इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में जो पीछे वाले पार्ट है ना, हम देख रहे हैं कि भैया मोशन हो रहा है, ठीक। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मोशन हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि मोशन किस वजह से हो रहा है, उस वजह को अपन को पढ़ना है। और वो टॉपिक आपका है क्या? फोर्स। फोर्स की वजह से क्या होता है, सारी चीजें मोशन करेंगी, या अगर मोशन में तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, उसके मोशन को रोक सकते हैं। अब सुनो, वेलोसिटी कर क्या रही है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हमारा ये वेलोसिटी हो गया, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर है आपका एक्सेलरेशन का, और ये बात दिमाग में सेट करके रखना, वेलोसिटी क्या करती है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करती है, ठीक। क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। हाँ एक चीज और, इसमें एक चीज और आपको बता दे, जैसे ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कुछ है, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जो एक ही रास्ता होगा, जो एकदम शॉर्टेस्ट वाला रास्ता होगा, उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू केवल एक हो सकती है, जबकि डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। इस लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। बात क्लियर। अब आ जाओ जरा एक्सेलरेशन पे, ठीक। बच्चा ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें भी प्रीवियस चैप्टर की बताई जा रही है। इंट्रोडक्शन में अपना प्रीवियस चैप्टर का भी चल रहा है भैया, ठीक। प्रीवियस चैप्टर की चीजें हैं, पहले पिछले चैप्टर की चीजें रिवाइज करेंगे, ताकि अपने को मालूम हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं, और सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलेंगी, ठीक है। ओके, हाँ अब आ जाओ जरा एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, अब सुनो जरा, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सीधे डीवी लिख दो, डीवी बाई डी, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक। अब इसका मतलब वेलोसिटी के, अगर कोई पार्टिकल है वो लगातार, पहले उसकी वेलोसिटी है कुछ, अब वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। बात समझ आई?
एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी के रेट में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात समझ आई। अभी हम केवल यहां पर एक्सेलरेशन के बारे में समझ रहे हैं बस। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर अगर वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है किसके साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चा, अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखो जरा, अब अभी हमने पीछे क्या देखा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, हो सकता है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन भी कर रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन 0 है, साथ साथ बोलो, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन भी कर सकता है, अब सुनो, जैसे अभी हमने एक पॉइंट याद रखना भैया, इस चैप्टर में हमको यूज क्या मिलेगा, वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है, यूनिफॉर्म मोशन, जबकि एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आई भैया, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये ना बोलना सर जी ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में तो ये सारी चीजें आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखी है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो बहुत जल्द इसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, फिकर नॉट भाई है, टेंशन फ्री। ठीक, एक्सेलरेशन क्लियर हुआ, वेलोसिटी, ठीक। इंट्रोडक्शन में अपने को लिखना क्या क्या है, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल देना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद सबसे पहली लाइन लिखनी है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी से क्या डिफाइन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में लिखना है हमको, क्या लिखना है, एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 डालना है, इस चैप्टर में फिर हमको करना क्या है, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था ना कि एक्सेलरेशन से क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वहां पे हमको कॉज ऑफ मोशन या कॉज ऑफ एक्सेलरेशन नहीं मालूम था। कॉज ऑफ मोशन यानी मोशन किस वजह से हो रहा है ये अपने को नहीं मालूम था, ये चीज अपने को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, और वो चीज हमको इस चैप्टर में मालूम होगी, और उस चैप्टर का नाम है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी इस चैप्टर में अपने को कॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। अब कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स, यानी फोर्स करता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कम कर देता है या फिर बढ़ा देता है, ये चीज हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। यानी अब हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा, यानी अब अपना चैप्टर एकदम रियल वाला स्टार्ट होगा, और कहां से स्टार्ट करेंगे, फोर्स से। ओके बच्चा, अब देखो भैया जरा, अब है आपका सबसे पहले फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनो जरा, फोर्स है क्या, जैसे मान लो ये अपने पास एक मार्कर, ठीक है, अब ये रुका हुआ है, हम कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर एक बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम केवल एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, इंटरनल फोर्स की बात ही नहीं करनी अपने को। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम फोर्स लगाएंगे इसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कॉज ऑफ मोशन क्या हो गया, फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया। इसका मतलब फोर्स है क्या, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। क्या है फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक, और ये करता क्या है, विच पुल और पुश, यानी ये करता क्या है भैया, ये क्या करता है, इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, लंबी डेफिनेशन नहीं रटनी है अपने को, ये क्या करता है, पुल या फिर पुश करता है। मतलब गुरुजी, मतलब ये कि अगर मान लो अपने पास ये एक हेडफोन है, ये क्या अपने पास हेडफोन है, हम कर क्या रहे हैं, अगर इसको हम क्या करें, खींच लें तेजी के साथ, क्या करें, इसको हम क्या करें,
खींचने को क्या बोलते हैं? पुश। ठीक है, खींचने को क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। इसको हम तेजी के साथ खींच ले, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वहीं पे अगर इसको हम तेजी के साथ दबा दे यानी पुल कर दे तो क्या हो जाएगा? पुश मीन्स क्या होता है? खींचना, और पुल मीन्स दबाना। इसका मतलब अगर इसको हम पुश करेंगे, धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इस पे हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ आई? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, पुश का मतलब धक्का देना। हम धक्का दे करके उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा पुल करके, खींच करके उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर? यानी फोर्स है क्या? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है, जो करता क्या है? जो क्या करता भैया? ऑब्जेक्ट को या तो पुल कर सकता है या फिर पुश कर सकता है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसको एक तरीके से रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स करता क्या है? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लगेगा तो उसके शेप को, साइज को, स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। क्या कर सकता भैया? शेप और साइज को चेंज कर देगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, बात क्लियर? यानी अगली हेडिंग डाल देना भैया, इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, या फिर इसको हम नॉन जीरो भी बोल सकते हैं। नॉन जीरो का मतलब यानी फोर्स यहां पे आपका जीरो नहीं है। अब ये करेगा क्या? इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पॉइंट नंबर 2, it may change the speed of the object। ठीक, या तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देगा, या फिर उसके, अगर ऑब्जेक्ट मान लो किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को चेंज कर देगा। या फिर ये क्या कर सकता है? इट में चेंज shape and size of the object। यानी ये क्या कर सकता है भैया? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसको लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ये इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब सुनो, लेकिन अब भैया फोर्स है क्या? फोर्स एक एजेंट के रूप में काम करता है। किसके रूप में एजेंट काम करता है? एजेंट के रूप में। इसका मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। ये क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको स्पेशल पॉइंट के रूप में लिखना भैया। इसके रूप में, स्पेशल पॉइंट के रूप में, एसपी। इसका मतलब शिवम पांडे बोले तो स्पेशल पॉइंट मींस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये तो अपना बस 3 वर्ड याद रखना। फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब अगर अपने पास मान लो कोई ब्लॉक है, इसका मास है m, इसका मास क्या भैया? m है। हम कर क्या रहे हैं? इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा भैया? एक्सेलरेशन का मतलब अब वो क्या होने लगेगा? धीरे धीरे मोशन करने की कंडीशन में आ जाएगा। जैसे अभी आप हाई स्कूल में थे, 10th में थे, तो आप केवल, आपका टारगेट था बोर्ड एग्जाम, लेकिन जैसे ही आप 11th में आए, अब आपका 2 टारगेट हो गए। एक तो 11th को पास आउट करना है, और दूसरा जेई या फिर नीट की तैयारी करना है। ठीक है, वैसे ही जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए, तुरंत क्या आ गया? इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन का मतलब अब ऑब्जेक्ट मोशन करने की कंडीशन में आ जाएगा। अब जैसे ही वो ये ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में आएगा तो फिर होगा क्या? ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। इसका मतलब उसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी के साथ वो मोशन करने लगेगा। इसका मतलब जैसे हम फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। इस बात को दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन करके रख लेना। और दूसरा पॉइंट, फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। पेयर मतलब जोड़े में लगता है, सिंगल कभी अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे मान लो अपने पास मार्कर है,
ठीक है। अब इसको अगर हमको इसको बाहर की तरफ फेंकना है तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तभी तो जाएगा ना, अदरवाइज तो जाएगा नहीं। अगर ये ऐसे है तो इसी कंडीशन में रहेगा, इसी कंडीशन में रहने का प्रयास करेगा, दूसरे में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब फोर्स के लगने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यानी फोर्स क्या कैसे काम करता है, फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, इन पेयर। ठीक, बात समझ है? इतनी सारी बात समझ आई भैया, दिमाग में गई बातें। अब एक काम करो, वीडियो को रोको और इसको पूरा लिखो, ठीक है। बात समझ आई? अब आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा, वीडियो को रोक करके आपने इसको पूरा डिटेल में नोट कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं आगे। अगर इसके दिमाग में बातें न गई हो, 10 सेकंड में फिर से सुनो। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो करता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर देता है, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो करता क्या है, या तो ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है या फिर पुश कर सकता है। पुल और पुश करने से उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज चेंज हो जाएंगे। बात समझ आई? इसके अलावा दो स्पेशल पॉइंट अपने कौन कौन से हैं? फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट के पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब अब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, मोशन करने लगेगा। और दूसरा, फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, जोड़े में लगता है। ठीक, क्लियर बात? अब चलो आगे। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और, फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए लगता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए मतलब, इसको देखते हैं भी भैया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल सुनो भैया, ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ठीक है। एसपी पॉइंट नंबर 3, ठीक। फोर्स किसके लिए लगता भैया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक। अब ये क्या बात हुई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है अपने। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करें हम? तोड़ना है अपने को। क्या करना है? तोड़ना है। अगर हम इस जगह पे ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाएं, आसानी से नहीं टूटेगा। टूट सकता है लेकिन आसानी से नहीं टूटेगा। वहीं पे अगर हम इस तरफ फोर्स लगाएं तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब ये ना बताना हमको, यार सर जी यहाँ पे तो ये पतला है तो आसानी से टूट जाएगा, यहाँ पे ये मोटा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको भी यहां से भी तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ यहीं से टूटेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास से डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ अगर हमको इसको तोड़ना है, ऐसे कर दे, टूट जाएगा, ठीक। अब इससे हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं? इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे ये अपना ऑब्जेक्ट पतला है, ठीक है, तो इसको तो हम बीच से भी तोड़ देंगे, लेकिन इसके अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट अपने पास हो जो बहुत मोटा हो, बीच में मोटा हो, साइड में पतला हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर का दरवाजा ले लो, डोर ले लो। डोर में हम क्या करते हैं? किनारे से खींचते हैं, तो साइड में बना होता है ना खींचने वाला, उससे खींचते तुरंत दरवाजा खुल जाता है। वहीं पे एकदम लास्ट वाले पोर्शन पे, यानी जैसे मान लो ये दरवाजा है आपका, ठीक, और यहाँ पे वो पकड़ने वाला बना जिससे हम पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, दरवाजा खुल जाएगा। यही अगर हम इस जगह पे एकदम कॉर्नर से यहां पे दरवाजे में पुश करें तो क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। इसी चीज को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, यानी किस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोटा है तो बीच में लगाएंगे तो हमको ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। वही उसके कॉर्नर पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मोशन अगर कर रहा है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में है तो मोशन करने लगेगा। ये सारी चीजें, ठीक बात? ये बात क्लियर हुई भैया? अब इसके बाद अगला नंबर आता है आपका इसकी यूनिट और डायमेंशन का। अगला नंबर है आपका भैया यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो जरा इसका फार्मूला क्या होता है। देखो इसका जो फार्मूला है ना, अभी केवल फार्मूला देखो आप, ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे हम तो वहां पे देखेंगे कि ये फार्मूला निकला कैसे है, ठीक। ये फार्मूला रियल में कुछ यूं होता है, dp बाई dt। dp बाई dt का मतलब ये p क्या आपका मोमेंटम है, p इक्वल क्या होता है, mv होता है। अगर मान लो मास कांस्टेंट है तो m इक्वल dv
बाई डी टी हो जाएगा, ठीक। और डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, ठीक। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। अब देखो जरा इसकी यूनिट बनाओ। सबसे पहले एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में फोर्स है, लिख दिया, मास की यूनिट केजी, ठीक, इनटू एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये हो गई आपकी किसकी यूनिट, फोर्स की। किस सिस्टम में, एमकेएस में। वहीं पे एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक। बात समझ आई। अब देखो ये तो एमकेएस हो गया, एसआई हो गया, एक यूनिट और होती है, और वो क्या होती है, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस, सीजीएस। अब सीजीएस में देखो फार्मूला तो वही है भी आपका, एफ इक्वल एम ए, ठीक। अब पहले सबसे पहले स्टेप देखा करो कि कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मास की यूनिट एमकेएस में केजी हुई, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की जो यूनिट होती है सेकंड, इसकी जितने भी सिस्टम होते हैं तीनों सिस्टम में सेम होती है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, सीजीएस में। तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम, इनटू मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम का आपका सेकंड ही रहेगा, तो ये सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका किसमें, सीजीएस सिस्टम में, ठीक। इसके अलावा एक यूनिट इसकी और होती है, और उसका नाम है डाइन, ठीक है। अब 1 डाइन इक्वल होता क्या है, या फिर 1 न्यूटन इक्वल बोल दो, 1 न्यूटन इक्वल कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। बात समझ आई, ये सारी बातें। इसके अलावा ये जो फोर्स है आपका, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, और ये वेक्टर रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर इसका डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक। या लिख दो टुवर्ड्स वेलोसिटी, ठीक है। इंग्लिश वाले भैया, जो इंग्लिश वाले बच्चे हो, टुवर्ड्स वेलोसिटी लिख लो। टुवर्ड्स वेलोसिटी, बात समझ आई, ठीक। अब ये हो गया अपना, हमने यूनिट देख लिया, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट। अब डायमेंशन देख लो, डायमेंशन कैसे निकली है। डायमेंशन फार्मूला क्या है, एफ इक्वल एम ए, मास जनरली कांस्टेंट रहता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट केजी होती है, केजी होती है, और जो डायमेंशन होती है वो एम होती है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन है। ये एकदम जुबान पे होनी चाहिए। अब ए की डायमेंशन कैसे निकली, ये जरा सा देख लो। ए इक्वल क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ठीक। ये क्या आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल होता क्या, सबसे पहले हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, यानी उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर की यूनिट, सॉरी, मीटर का रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन के रूप में एल, और टाइम का टी, ऊपर जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी ये जो v है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन, और ये टाइम में जो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक। बात समझ आ गई भैया, ये सारी चीजें क्लियर। ये हमने क्या देख लिया, फोर्स के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल देख ली। अभी ये नॉर्मल सी बात है, अभी इसके बारे में हम देखते हैं फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं। वो देखने के पहले जरा इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए, लिखिए आराम से अच्छे से, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंप्लीट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब शुरू करते हैं हम इसके आगे। अब देखते हैं भैया फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फोर्स तो कई टाइप के हैं, लेकिन अभी हमको चर्चा करनी है केवल और केवल फंडामेंटल फोर्सेज की, ठीक।
और जितने भी बच्चे हैं जो अपने पुराने वाले बच्चे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नए वाले बच्चे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी रेगुलर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। अब सुनो, ये तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया, अब देखते हैं फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स। और बच्चों अगर अपनी जो क्लास है अगर तुमको लाइव चाहिए, रेगुलर लाइव चाहिए, ऐसे ही अपनी बोर्ड पे क्लास हो तो जितनी जल्दी हो सके अपने चैनल पे 1K कर दो, रेगुलर लाइव क्लास मिलने लगेगी आपको। टेंशन फ्री रहो भाई, पूरे साल काम करेगा आपके लिए। और जो सीबीएसई वाले हैं जिनका एग्जाम फरवरी में होगा, भाई साहब अभी से लिख के रख लेना, 98% केवल और केवल न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल पे फोकस रखना बच्चा, ठीक है। डेरिवेशन थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, उसके बाद मेन टारगेट अपना न्यूमेरिकल पे रखना। क्योंकि इस बार जो 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें 98% न्यूमेरिकल थे बच्चा। आपका सीबीएसई बोर्ड वाले को बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले जो जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही रहेंगी, लेकिन सीबीएसई वालों अच्छे से कंप्लीट करना। और अभी अपना 11 का टॉपिक चल रहा है और कल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लेक्चर मिलेगा, ठीक है। यानी ये पैरेलल टॉपिक आपके चलेंगे, 11th का एक और एक 12th का, और रेगुलर लेक्चर आपको एक मिलते रहेंगे। तो एक साथ आपको दो चीजें कंप्लीट करनी है। जो बच्चे 12th में है वो 11th वाले लेक्चर भी देखें, अगर नीट और जेई जैसे एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो। और अभी तो हम देखो, जो बच्चे अपने से जुड़े थे, ठीक है, इसके पहले जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम थे, ठीक है, ऑनलाइन में, तो बच्चों को पता है हमारे बारे में कि हम क्या चीज पढ़ाते हैं। अभी पहले कॉन्सेप्ट डिटेल में कराएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद अपना मेन फोकस जो है उन जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से कई सारे टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं, मेन फोकस अपना उस पर रहेगा, ताकि न्यूमेरिकल में ही समस्या आती है बच्चों फिजिक्स में, और खासतौर से नीट वाले बच्चों को तो जितना हो सके बच्चा रेगुलर मेहनत करते रहना, रेगुलरिटी बना के रखना। और पूरे टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक के हम कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुमको लाइव कराएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ज्यादा बगैती नहीं काटनी है। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स कितने भैया? 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा है बच्चा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट है बच्चा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो भैया, ये केवल 4 टाइप के फोर्स ही अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बस, इसके अलावा कोई भी फोर्स है ही नहीं। अब ये ना कहना गुरुजी फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या है? अरे भैया इसी के टाइप हैं, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के। अब बोल देना टेंशन फोर्स क्या है? अरे भैया इसी के टाइप हैं, इसी से निकले हुए हैं, तो फिकर नॉट। ये 4 फोर्स हैं अपने बस, केवल 4 फोर्स ही हैं, ठीक है। आ जाओ, अब सुनो गुरुजी, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, भैया इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। 11th में तो है ही नहीं है, 12th में हाय हेलो करके निकल जाना है। इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल हमारे साइंटिस्टों ने नहीं निकाल पाए हैं, तो अभी इसके बारे में तो नॉर्मल सी बातें जो मालूम है वही डिस्कस करते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो आगे देखेंगे। अब सुनो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस यूनिवर्स का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक बात। अब ये लगता कहां पे, ये देखो, पहले हमने बचपन में सुना था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर मोशन करते रहते हैं, ठीक है, बात समझ आई। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, ऐसा सुना था, अगर इसको हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करें तो हमने ये सुना था कि जो प्रेमी जोड़े होते हैं उसमें जो सेकंड वाले पार्ट होते हैं वो बोलते हैं बाबू हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। जानते हो क्या लिए? 2 थप्पड़ पड़ा सारा प्रेम निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? वही है जो तुम समझ रहे हो, वही है, ठीक है।
अब ये प्रोटॉन क्या है, समझ लो कौन है, डॉट डॉट डॉट, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और ये आपस में इतना ज्यादा बंधे हुए होते हैं कि इनको आसानी से हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, इसलिए आपस में इतना ज्यादा बंधे हुए होते हैं कि इनको हम आसानी से क्या निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, यानी इनका प्यार जन्म जन्मों का है। लेकिन ये जो बाहर वाले हैं ना, बहुत बेचारे कमजोर दिल वाले होते हैं, थोड़ा सा भी बाहर से कोई फोर्स आया तुरंत अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब गुरुजी, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, हमने तो सुना था जैसे ये हमारा हाथ केवल यहां तक पहुंच रहा है, इसके आगे तो नहीं पहुंच रहा है। जब हमारी लिमिट है और अगर देखा जाए तो इस अर्थ की भी लिमिट है, मतलब जो लैंड वाला पार्ट है, जमीन वाला पार्ट है, उसकी भी एक लिमिट है ना, मतलब कहीं ना कहीं तो अंत है ना, मतलब वहां से समुद्र स्टार्ट है। ठीक है, वैसे ही इस फोर्स की भी कुछ लिमिट होगी। बिल्कुल भैया है, बिल्कुल है। यानी ये कितनी डिस्टेंस तक के लिए वैलिड है, तो भैया कितने डिस्टेंस तक के लिए, 1 फर्मी, और 1 फर्मी इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये 1 फर्मी के लिए ही वैलिड है, यानी 1 फर्मी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड है, यानी 10⁻⁻15 मीटर के लिए ही वैलिड है। और ये जो 1 फर्मी होता है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना, क्लास 12 का पार्ट, वहां पे हमको मिल जाएगा कि भैया ये है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कहां पे लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस में लगता है, और इसकी लिमिट क्या है, 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर। इसी के साथ भैया, इसी के साथ 1 फर्मी इक्वल 10⁻⁻15 मीटर किसका और लिमिट है, कहां पे पढ़ेंगे, कूलाम सलाम में पढ़ेंगे। याद रखना है बात, याद रखना एकदम अच्छे से। ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, अब आ जाओ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब देखो जरा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो, पहले इस इलेक्ट्रो को बाहर निकालो, इलेक्ट्रो। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब वही चुंबक जो देखते हैं हम, वही। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है। यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, मेसान है, बोसान है, ये सारे क्या है, पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। यानी इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टाइप का पार्टिकल है। तो भैया पार्टिकल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सुनो, ये हमारे 3 सिलेबस में है बस। मेसान और बोसान के बारे में हमको हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा बहुत मिल जाए, या फिर आगे हम 12th के बाद पढ़ेंगे तो वहां पे हमको मिलेंगे मेसान क्या है और बोसान क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब गुरुजी, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है भैया, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, हम अगर मान लें ये Q1 है और इससे कुछ दूरी पर Q2 रखा है, ये क्या है, आपके चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव किसको बताते हैं, अगर नेगेटिव और अगर मान लो ये दोनों नेगेटिव होते, इसका मतलब जब सेम नेचर के फोर्स होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की को देखेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा, वहीं पर एक लड़का एक लड़के को केवल देखेगा तो उससे मुंह फेर लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव नेचर के ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव नेचर का फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर। हम मान लेते हैं एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। कितना, r डिस्टेंस पे है, और जो डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो दोनों ऑब्जेक्ट के पॉइंट से, दोनों ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट बोले तो सेंटर से मेजर करी जाती है। अब अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं और ये कैसे हैं, पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। 2 ऑब्जेक्ट है तो इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या करेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट के, दोनों पार्टिकल के, दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोनों इक्वेशन को जब हम मैच करा देंगे तो F इक्वल हो जाएगा Q1
Q2 अपान में आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F इक्वल के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। और ये के क्या है आपका, के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वल किसके होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर। अब ये जो भी एप्सिलॉन नॉट है ना, ये क्या बताता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में बताता है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब भैया ये जो अपने पास चार्ज है ना, ये चार्ज किस मीडियम में रखे हैं, और ये जिस भी मीडियम में रखे हैं वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लग रहा है, इस बात की जानकारी देता है आपका एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, ये अपन जनरल सी बातें थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मालूम करनी थी, तो इतना पढ़ लिए। ये चीज हमको मिलेगी कूलम्ब्स लॉ, क्लास 12 का पहला चैप्टर है। बात समझ आई भैया? जो 11th में पहली बार बच्चे आए हैं उनको, उनके लिए बता रहे हैं, और जो बेचारे 12th पास आउट है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये बात समझ आई ना? इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अब जरा इसके देखते हैं कुछ टाइप, इसके हम देखते हैं टाइप कि ये कितने टाइप का हो सकता है, और इस टाइप को हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है इसके बारे में। अब देखो जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप कौन कौन से पढ़ना है, यहां पे केवल इतना देखना है। सबसे पहला आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। दूसरा है आपका टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक, इसके बाद है आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद है आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। फिर है आपका विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक, अब सुनो, इस चैप्टर में इन दो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स एक आपका चैप्टर ही है तो टेंशन मत लेना, भाई पढ़ाएगा। ठीक, स्प्रिंग फोर्स कब पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर में, और विस्कस फोर्स कब पढ़ेंगे, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करी जाएगी। अभी अपने को नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में जनरल सी बातें बता रहे हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रस्सी से लटकी हुई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे इसको हम किसी डोरी से लटका दें तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। ठीक है, किस पे आएगा, डोरी पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे। ठीक, इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी अपने को नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला जो फोर्स अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसके बारे में अपने को समझना है। ठीक, अब इसको जरा सा छाप लो, वीडियो को रोको, छापो, उसके बाद फिर आगे चले। अब सुनो भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुनो जरा अच्छे से, डिटेल में समझो। और भाई तुम्हारे लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, अब सुनो, अगला क्या आपका फोर्थ नंबर का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, फोर्स। अब ऐसा बोला जाता है कि इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या करेगा, ये लगता है कब दोनों ऑब्जेक्ट के मास ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, और दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी सेकंड। ठीक, दोनों को मिला दो, क्या बनेगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल G m1 m2 अपान में r स्क्वायर। ठीक, अब ये G क्या भैया, G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G क्या भैया, G है आपकी यूनिवर्सल
जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में केजी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी डायमेंशन इस फार्मूले से निकाल लेना। ठीक है, m इनवर्स l क्यूब t/2 ये आ जाएगी डायमेंशन इसकी, और इसकी डायमेंशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया पहला तरीका। इस तरीकों को हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इससे एकदम निश्चिंत रहना। अब सुनो, इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना वो देखो। ठीक है, किसके बारे में फिर पढ़ना भैया? किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है, एक दूसरा तरीका है। हम मान लेते हैं कि ये हो गया टाइप 1 आपका, और टाइप 2 देख लो जरा। टाइप 2, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, अब इसको मास ऑफ अर्थ मान के चलेंगे, यानी ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है, यानी ये आपकी अर्थ है, अर्थ का कुछ मास है। ठीक, अब इस अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है। ठीक है, छोटा सा ब्लॉक रखा है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा, और वो क्या होगा? mg होगा। ठीक, क्या होगा? mg होगा। अब इसके सेंटर से हम डिस्टेंस मान लें r डिस्टेंस में, कुछ डिस्टेंस तो होगी, भले इस ऊपर रखा है, क्या हुआ कि डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी। ठीक बात। अब हमने पढ़ा था 9th में कि अगर अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के बीच में एक फोर्स लगा, इस फोर्स को क्या नाम दिया हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अगर अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक है, तो अर्थ क्या करेगी? इस पर फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। अब क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, अब क्या होगा? जो काम वहां पे F कर रहा था वही काम अब यहाँ पे क्या करेगा? G करेगा। इक्वल क्या हो जाएगा? मास ऑफ, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ब्लॉक के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस के स्क्वायर के। दोनों को जब मैच कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा? G इक्वल कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ब्लॉक अपान में r²। ठीक, बात समझ है? इसको हम बोलेंगे कि यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? वेट निकाल रहे हैं भैया। और वेट क्या होता है? W इक्वल क्या होता है? mg। बात समझ है? कुछ दिमाग में बातें गई? इसको आपको छाप लेना है बढ़िया से। छापने के बाद अब अगला अपना टॉपिक स्टार्ट होगा भैया, वो है इनर्शिया। इनर्शिया के रूप में हम आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है अपने को। हाँ तो भैया छाप लिया सबने। अब सुनो, अब हम चलते हैं अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है, और उस टॉपिक का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रेस्ट। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा नहीं होती है पढ़ाई करने की, वैसे ही इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहने का प्रयास करेगी जब तक कि उसके ऊपर हम कोई भी अप्लाइड फोर्स ना लगाएं। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखो जरा, देखो भैया, अगला टॉपिक है आपका इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? सबसे पहली बात तो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसकी कोई भी ना तो यूनिट होगी ना ही डायमेंशन होगी। यू का मतलब यूनिट और डी का मतलब डायमेंशन। अगर इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो ना तो इसकी यूनिट होगी और ना ही डायमेंशन होगी। ये होगी पहली प्रॉपर्टी।
और ये दिमाग में सेट करके रखना भैया, क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, अब सुनो, इनर्शिया है क्या? इनर्शिया है क्या? इनर्शिया है क्या? इनर्शिया है क्या? इनर्शिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहने का प्रयास करती है। यानी ये मोशन के क्या करेगी? अपोज करेगी। मोशन के क्या करेगी? अपोज करेगी। ये क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ any body which oppose any changes in its state। ठीक, यानी ये है क्या भैया? इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, किसका विरोध करती है? किसका विरोध करेगी भैया? एनी चेंजेस का विरोध करेगी। यानी वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहने का मजे लेने चाहेगी। यानी कहने का मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कहेगा भैया हमको रेस्ट में रहने, तो हम रेस्ट इन पीस नहीं होना चाहते, मतलब हम काम नहीं करना चाहते। अगर कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है तो वो लगातार काम करते रहने का प्रयास करेगा। ठीक है, बात समझ आई? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया मतलब रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहने का प्रयास करेगा जब तक कि उसके ऊपर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इसे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, या फिर इसको गैलीलियो का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। बात क्लियर? अब सुनो, ये तो हो गया। इसके अलावा ये जो इनर्शिया होता है ना भैया, इनर्शिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यानी अगर हमको इसको मेजर करना है, किससे मेजर करेंगे? मास से। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हाथी को मान लो। हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है तो क्या वो घोड़े की स्पीड से दौड़ सकता है? नहीं दौड़ पाता है। रीजन, उसका मास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर वो बैठ जाएगा तो उसको उठने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत कम है तो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी बहुत कम होगी। यानी अगर तुम लगातार 6 महीने तक फिजिक्स नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे फिजिक्स पढ़ने की इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति फिजिक्स को 10 दिन नहीं पढ़ेगा तो उसकी थोड़ी थोड़ी इच्छा बची रहेगी। यही है आपका क्या? इनर्शिया। यानी मास जितना ज्यादा, इनर्शियल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझे भैया? अब देखते हैं हम क्या टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं भैया। क्या देखते हैं भैया हम? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितना होता है भैया? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, और तीसरा नंबर है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं भैया। ठीक है, इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। अब सबसे पहला समझो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी में रहने का प्रयास करेगी। ठीक है, एग्जांपल जैसे एक जितने भी लोग हो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तुम हो या फिर हम हो, सबके दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, और भगवान बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। वो जिसके पास दुश्मन नहीं होते हैं उसको एक अच्छा सा दोस्त दे देता है। ठीक है,
अब दोस्त करता क्या है, सुनो, तुम बाइक पे बैठे हो, ठीक, बाइक तुम्हारी रेस्ट में है, ठीक है, तुम किस पे बैठे हो, बाइक पे। मान लो भैया ये अपन बाइक है, बाइक ऐसे बना लो यार, ठीक है, ये अपन बाइक पे बैठे हैं, ठीक। अब तुम्हारा दोस्त किया क्या, अभी बात कर रहे हो उससे, किससे, अपने दोस्त से। ये तुम्हारा दोस्त है और एक ये तुम हो, ठीक है, तुम, और ये तुम्हारी बाइक है। अभी सब लोग रेस्ट में खड़े हो, आराम से एक दूसरे से बात कर रहे हो। तुमने क्या बोला कि भैया यार बहुत समय हो रहा है, अब हमको चलने दो। तुमने बाइक स्टार्ट कर दी, ठीक है, बाइक स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, तुमने बाइक स्टार्ट कर दी, तुम्हारा दोस्त बोला यार 2 मिनट और रुक जाओ, फिर थोड़ी बातें हैं। अब जान लो कौन सी प्राइवेट बातें चलती हैं, ठीक है, 2 दोस्त मिलते हैं तो बात होने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त बोला अच्छा ठीक है 1 मिनट और रुक जाते हैं। तुम्हारा दोस्त बात कर रहा है और तुमने क्या किया, पैर से क्लच, पैर से जो गियर होता है ना, गियर लगा दिया गाड़ी में। अब क्या हुआ, गाड़ी उड़ गई, तुम्हारा दोस्त गिर गया। तुम्हारा दोस्त क्या हुआ, गिर गया पीछे की तरफ। तुमने जैसे ही गियर लगाया, गाड़ी आगे की तरफ गई, तुम्हारा दोस्त पीछे की तरफ। अब ये क्या हुआ भैया, अब सुनो, जैसे मान लो भैया मैं खड़े हैं, ठीक है, या हम किसी चीज पे बैठ जाएं, बैठ गए और अचानक से क्या हो, वो चीज आगे निकल जाए, हम क्या हो जाएंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं तो जो हमारा बॉडी के नीचे का पार्ट है, जो बॉडी का पार्ट उस ऑब्जेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में है, जो बॉडी के, जो हमारी बॉडी है, जितना पार्ट उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में है, वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जब तक बाइक रेस्ट में थी, जैसे ही आगे बढ़ेगी, बॉडी का नीचे का पार्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ मोशन में आने का प्रयास करेगा, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या है, वो तो पहले रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में रहने का प्रयास करेगा। इसकी वजह से हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। बात क्लियर हुई, दिमाग में गई बात, फिर से सुनो। हमने क्या बोला, अपने पास एक बाइक है, हम बाइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बाइक पे बैठे हुए हैं, अचानक से बाइक चल देती है, बाइक चलती है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम बाइक पे बैठे हैं तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है, क्लियर। लेकिन बॉडी का कुछ पार्ट उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में होता है, बिल्कुल होता है गुरुजी, क्लियर बात। जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट करी, जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट करी, बाइक आगे बढ़ी, अचानक से बात कर रहे हैं, सडनली जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, अचानक से चली, ठीक है, तो बॉडी का जो नीचे का पार्ट है वो उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में था, बाइक के संपर्क में था, वो भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है वो तो पहले रेस्ट में था, और अचानक से ऑब्जेक्ट आगे गया है, तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में बैलेंस का कुछ अप्लाइड फोर्स ही नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। बात दिमाग में गई, ठीक। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, जैसे इस समय गांव में, अपने गांव में, तुम्हारे गांव में, हम सब के गांव में आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, और गांव में बच्चे करते क्या है, बाग में, जो जिसका बाग होता है वो रखवाली करता रहता है, बच्चे जाते हैं, ईंटा से, पत्थर से, कंकड़ से मारते हैं, आम गिरता है। हमने बहुत किया है, ठीक है, बहुत किया है, सब मजा आता है करने में, ठीक। पापा के जो पैसे हैं, जो पैसे से वो खरीद कर सामान लाते हैं, उसको खाने में उतना टेस्ट नहीं मिलता जितना खुद से दूसरे के बाग में जबरदस्ती जाओ, या मतलब चोरी से जाओ, तोड़ के खाने में मजा आता है, वैसा फीलिंग कहीं नहीं आती। हाँ, एक गांव में तो बच्चे ऐसे करते हैं, मजा आता है, ठीक है, लेकिन लिमिट पे, ज्यादा नहीं करना है। हम क्या हुआ, हम गए, ठीक है, आम क्या है, डाल से लटके हुए हैं, ठीक है, आम डाल से लटके हुए हैं, हवा नहीं चल रही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक। हम गए क्या, अचानक से उस डाल को हिलाने लगे, ठीक है, जैसे हमने हिलाया तुरंत आम गिर गया। रीजन क्यों गिरा, क्योंकि पहले वो जो आम था उस डाल से जुड़ा हुआ था और ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। लेकिन अचानक से जैसे हमने किया, जैसे ही हमने अचानक से हिलाया, तुरंत वो गिर जाएगा। एक बात याद रखना, अब इसी में तुमको एक चीज और बताते हैं, बहुत ज्यादा ये सब किए है ना तो मजा आता है। जैसे ही अगर तुम हिलाओगे डाल को जब हिलाओगे तुम, तो अगर वो आम 2-3 बार ऐसे मूव किया,
2 बार 3 बार ऐसे मूवमेंट किया, इसका मतलब वो जल्दी नहीं गिरेगा। पता है क्यों? क्योंकि अब वो भी मोशन उसको मिलने लगा। लेकिन अगर एक आम दूसरे आम से टकराएगा तब फिर गिरेगा, उसके पहले नहीं गिरेगा। अगर आम जैसे तुमने डाल को हिलाया और तुरंत गिर गया, तुरंत मतलब एक बार में ही गिरा, जैसे तुमने हिलाया अचानक से हुआ, तब वो गिर जाएगा। अगर वो 2-3 बार ऐसा मोशन किया तो उसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बात नोट कर लेना और नोटिस भी करना और एक बार ट्राई भी करना। ठीक, तो अगर अचानक से जैसे हम फोर्स लगाए, तुरंत ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, वो तो पहले रेस्ट में था, लेकिन अचानक से मोशन हुआ तो मोशन में आने का प्रयास करने जब तक करेगा तब तक वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ आई? यानी हमने क्या किया, डाल को हिलाया, अचानक से आम गिर गया, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को मोशन में आने का मौका ही नहीं मिला, इस वजह से वो गिर गया। इसके बाद क्या है भैया? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है। जैसे मान लो हम बस में या ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन मोशन कर रही है, अचानक से ब्रेक मार दी, ब्रेक मारी, हम आगे की तरफ गिर गए। हम क्या हुआ? आगे की तरफ गिर गए। ठीक, अब क्या हुआ इसमें? जब हम बस या फिर ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, अचानक से जब रुकेगी तो अब हमारा जो बॉडी का नीचे का पार्ट है वो उस ऑब्जेक्ट के, बस हो या फिर ट्रेन हो, उसके संपर्क में है, कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक, अब जैसे ही अचानक से ब्रेक लगेगी, बॉडी का नीचे का पार्ट उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में होने की वजह से तुरंत रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का ऊपर का पार्ट है, तुम्हारी बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है, वो लगातार मोशन कर रहा था, तो अचानक से ब्रेक लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट रुकने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी का नीचे का पार्ट तो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट में है, ऊपर का जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इस वजह से वो संपर्क में नहीं आ पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब, जैसे मान लो तुम बस में बैठे हो, ठीक है, और बस क्या है, किसी मोड़ पे मुड़ रही है। मोड़ पे जब मुड़ती है, जैसे मान लो ये कोई, हाँ, ये आपका रास्ता है, ठीक है, अब यहां से बस जा रही है, इस तरफ से बस जा रही है, बस में तुम बैठे हो, बस इस तरफ मुड़ने लगेगी, तुम पीछे की तरफ चले जाओगे, तुमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स तुमको क्या कर रहा है? पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बात है? इसका मतलब भैया तुम क्या हो, तुम तो रेस्ट में बैठे हो, लेकिन जैसे तुम इस ऑब्जेक्ट में बैठे हो, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कर्व बना रहा है ना एक तरीके से। ये क्या है? मोड़ पे क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। पहले ये तुमको जाना था स्ट्रेट लाइन, ठीक, तुम्हारी पोजीशन वैसे ही सेट है, तुमको स्ट्रेट लाइन जाना था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? बस मुड़ गई। अब जब बस मुड़ी तुम तो पहले स्ट्रेट लाइन की पोजीशन में बैठे थे, लेकिन जैसे ही बस मुड़ी तुम इसके पीछे की तरफ मुड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम रेस्ट में पहले थे। ठीक है, तुम्हारी बॉडी का जो नीचे का पार्ट है वो रेस्ट में था, ठीक है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट वो तो मोशन में था, और जैसे ही ऑब्जेक्ट मुड़ेगा, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो तुम्हारी बॉडी का ऊपर का पार्ट है, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। बात समझ आई? कुछ दिमाग में गई बात? फिर से सुनो इस बात को। हमने क्या बोला कि हमारे पास, हम बस में बैठे हैं, ठीक, बस चल रही है और किसी कर्व पे पहुंच गई, यानी जो मोड़ होते हैं। अब क्या हुआ? बस तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी सेट हो गई थी उस ऑब्जेक्ट के साथ। फिर क्या हुआ? अचानक से जो मोड़ आया, मोड़ पे तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट तो तुरंत चेंज कर लेगा, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन पोजीशन की कंडीशन में था, इसलिए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। बात क्लियर? दिमाग में गई बात? अब चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई है, तो अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखिए आप, ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा? पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फिर फोर्स देखा, ठीक है, वेलोसिटी वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीज हमने पढ़ा। फिर क्या देखा? फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, उसके बारे में जितनी डिटेल थी वो देखा, इनर्शिया देखा। अब इसके बाद नंबर आता है अपना मोमेंटम का, ठीक है।
अब देखते हैं अपन मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और बच्चा आपका जो लेक्चर होगा ना 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास रहेगा, और रेगुलर आपको लेक्चर मिलेंगे भैया, रेगुलर लेक्चर मिलेंगे। आज का अपना लास्ट टॉपिक होगा, ठीक। इस लेक्चर में अपन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगली क्लास में जो कुछ न्यूमेरिकल इसके छूटे रहेंगे वो करेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ला कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। और 8 से 10 लेक्चर में, हाँ, इस चैप्टर के खत्म होते होते कम से कम आपको 300 से 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम खुद करवा देंगे, फिकर नॉट। अब सुनो, लीनियर मोमेंटम इसको क्यों बोलते हैं? पहली बात, क्योंकि भैया अभी हमारा मैकेनिक्स से स्टार्ट हुआ है, अभी हम 1D मोशन से आए हैं, ठीक। यानी हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, इसलिए अभी हम केवल लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। रोटेशनल मोशन में जब पहुंचेंगे तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम वगैरह देखेंगे, ठीक। अब सुनो, लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और P एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन करके रख लेना। इस लाइन से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो जरा, हम मान लेते हैं अपने पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद जैसे हमने फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब अब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, इसका मतलब भैया इसके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम। क्या होता है भैया, मोमेंटम होता है, ठीक है। पहले पार्टिकल यहाँ पे था t=0 पर, जैसे फोर्स लगाया t=t टाइम पे यहाँ पे पार्टिकल आया, ठीक बात, दिमाग में गई बात। फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन करने की स्थिति में आ गया। अब पार्टिकल अगर मोशन करने लगा तो इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी का मतलब ये जो मास है, क्या है, मास है किसका, ऑब्जेक्ट का, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। बात दिमाग में गई। हमने क्या बोला, सुनो इस बात को। हमने बोला भैया अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। पहले ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट में था मतलब टाइम भी 0। जैसे हमने इसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद इसके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन का मतलब ये ऑब्जेक्ट अब मोशन करने की स्थिति में आ गया, और मोशन कैसे करेगा, v वेलोसिटी से मोशन करने लगा। अब ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास और पार्टिकल की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वही आपका क्या है, वही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब सुनो, पहली बात, ये जो मोमेंटम है ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी पर। किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर। ये बात एकदम नोट करके रख लेना भैया, क्योंकि ये जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह पढ़ा था ना, उस टाइप का कोई एकदम पेवर डेफिनेशन इसकी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये जो एक तरीके की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के अंदर पाई जाती है। कोई बॉल है, बॉल को लो और उसको तेजी के साथ फेंको। जब तेजी के साथ फेंकोगे ना तब उसमें क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। अगर ऑब्जेक्ट को लो और हाथ में रख दो चुपचाप, मोमेंटम नहीं आएगा भैया उसमें। क्यों, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा उसका मोमेंटम। बात समझ आई। हमने क्या बताया इसमें, हमने बोला भैया अपने पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, और ये भी रुका हुआ रखा हुआ है, ठीक है, t=0 का मतलब ये भी रेस्ट में है। हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पर। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने तुमको पॉइंट नंबर वहां पे लिखाया था ना, स्पेशल पॉइंट पे नंबर 1 पे क्या किया, फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। फोर्स जैसे ही लगाया इस ऑब्जेक्ट पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन की स्थिति में आ गया, ठीक है, मोशन की स्थिति में आ गया, और मोशन कर रहा है इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है, तभी तो मोशन करेगा, ठीक बात। ये बात समझ आ गई। अब सुनो भैया, जब पार्टिकल मोशन करने लगा तो जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है
जब ऑब्जेक्ट मोशन करने लगा तो जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट किसका क्या कहलाएगा? मोमेंटम बोले तो, यानी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is defined as the mass of the object, and as the product of mass and velocity of object। अब सुनो, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या करता है? डिफाइन करता है किसको? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है और इसकी जो वेलोसिटी है, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। बात समझ आई? मोमेंटम बोलते हैं। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन के बाद पार्टिकल का मोमेंट होने लगा, पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल के पास मोमेंटम आ गया। पार्टिकल के पास क्या आ गया? मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का मास इनटू पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। इसका फार्मूला क्या बनता है? P = mv। और ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। एक बात याद रखना, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या भैया? ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ आई? अब सुनो इसके बारे में और। हाँ, इसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज द सेम एज वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी। ये सी लिखा है भैया, ये आपका सी वर्ड है, ABC वाला जो सी होता है। ठीक है, अब सुनो जरा, हमने क्या देखा? सबसे पहले लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम है क्या? अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उस पर जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे वो v वेलोसिटी से मोशन करने लगेगा। तो जो पार्टिकल का मास है, मास और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? आपका मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, मोमेंटम कहलाता है। और ये डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लेना। ठीक है, इसके बाद फिर इसका फार्मूला क्या होता है? P = mv। इसके अलावा ये क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी किसकी? मोमेंटम की। किसके तरफ होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की। यानी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की। ये बात क्लियर? अब देखो जरा भैया, पहले इसका लिखो। अब इसमें कई सारी चीजें बची है बताने के लिए। हाँ, इसको नोट कर लो, पहले वीडियो को रोको, तुरंत लिखो, उसके बाद देखो आगे। अभी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला P = mv। अभी देखो P = mv से और कितने सारे फार्मूले आपके बनते हैं। देखो जरा, फार्मूला क्या है आपका? P = mv। m यानी मास और v आपकी वेलोसिटी। सबसे पहले इसकी यूनिट लिखो MKS सिस्टम में, इसकी यूनिट लिखो। ठीक है, मास का क्या हो जाएगा? kg और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर/सेकंड। ठीक, ये हो गया आपका किसमें? MKS सिस्टम में। ठीक है, MKS और SI दोनों में सेम होता है। अब CGS में देख लो, CGS में क्या हो जाएगा? kg का क्या हो जाएगा? kg का ग्राम और मीटर का सेंटीमीटर/सेकंड। ये क्या हो गया आपका? किसमें हो गई? यूनिट CGS सिस्टम में। ठीक बात।
हमने क्या देखा भैया, मोमेंटम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, जो यानी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करके रखना, ठीक है। इसका ये फार्मूला हो गया और फार्मूले से हमने यूनिट निकाल ली। अब इसका डायमेंशन देख लो, डायमेंशन फार्मूला लिखो, P इक्वल mv। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m, और वेलोसिटी की क्या होती है lt माइनस 1, ठीक। P हो गया आपका, क्या हो गया भैया, ये आ गया आपका मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक। अब देखो ये सारी चीजें तो अपने को मालूम है, मतलब जनरल वे में सबको पता होगी। अब सुनो, अपने नीट और जेई एग्जाम में क्वेश्चन बनते कहां से है उस चीज को देखो पहले, यानी जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको अपने को देखना है, समझना है। बोले तो कंडीशन, ठीक है, या फिर इसको बोल दें ये है आपका जहर कॉन्सेप्ट, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जहर कॉन्सेप्ट भैया, ये देखो जरा, ठीक। फार्मूला सबसे पहले P इक्वल mv, ठीक है। P मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो मास है ना इसको कांस्टेंट कर दें। अगर मान लो मास आपका कांस्टेंट हो जाए तो, ठीक, जहर कॉन्सेप्ट नंबर ये 1 है आपका। अगर मान लो मास आपका कांस्टेंट है, अब क्या किया जाए, मास तो जनरली कांस्टेंट होता है तो सबको पता है। अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा तो ये P इक्वल कितना हो जाएगा, v के, ठीक। P किसके इक्वल हो जाएगा, v के। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये कैसे रिलेशन बना रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। इसका मतलब अगर हम मोमेंटम इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब सुनो, अब अपने को बताना है ग्राफ, क्या बताना भैया, ग्राफ किसके बीच में, किसके बीच में, P और V के बीच में। अब सुनो, ग्राफ बताने का तरीका क्या होता है। अगर मान लो अपने पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, इसको इस तरफ समझो जरा, अपने पास दो क्वांटिटी है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और दोनों की पावर है 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों की पावर है 1, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा भैया, वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। बात दिमाग में गई। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनेगा, जब दो क्वांटिटी होंगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों की पावर 1 होगी, तब स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बनेगा। अब बताओ, इतनी बात क्लियर। अभी तो ये ट्रेलर है भैया आपका, अभी ये ट्रेलर है, ये आपका कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट है। अब सुनो, अगर मान लो, अगर मान लो यहां पे पावर जैसे मान लो आपकी 1 ना होती, हो सकता है ये आपका लिखा होता y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। इसका मतलब अब ग्राफ कैसे बनेगा भैया, अब यहाँ पे ग्राफ बनेगा आपका पैराबोलिक। ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये चीज हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कवर करा रखी है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। और लेकिन ग्राफ का मुंह किस तरफ ओपन होगा, जैसे मान लो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x है और ये y, ठीक है। अब इसमें ग्राफ का मुंह किस तरफ ओपन होगा, पैराबोलिक तो पता है, जिस तरफ पावर 1 है, यानी जिस तरफ पावर कम होगी ग्राफ का मुंह उसी तरफ ओपन होगा, यानी जहां पे पावर 1 ग्राफ का मुंह उसी तरफ ओपन होगा, ठीक है। अब इसका मतलब y की तरफ ओपन होगा ना, एक्स स्क्वायर की तरफ तो होगा नहीं, तो इसका मतलब पैराबोलिक किस तरफ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। बात दिमाग में गई, दिमाग में गई भैया बात, हाँ। अब सुनो, अब ये बात अगर दिमाग में गई हो तो इसको छापो, इसके बाद फिर वीडियो को पहले रोको, छापो, फिर उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की बात करते हैं। और ये भैया वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। जिस वे में अपन पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, उसी वे में आपको ऑनलाइन में मिलेगा, ठीक है। पूरा डिटेल में कराएंगे भाई साहब, डिटेल में, चाहे वो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जितना पॉसिबल होगा कॉन्सेप्ट को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे आपको, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए लाइव क्लास होगी। तो बस सपोर्ट, इधर काम आपका चलेगा।
हाँ भैया हो गया, छाप लिया। अब देखो, अब सुनो, अब ये तो अभी हमने जहर कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, इसको भी रहने देते हैं, पहले इसको इस तरह का कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसको मिटाएंगे साथ में। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखो, फार्मूला अपना क्या है, P इक्वल mv है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर मास को कांस्टेंट किया, हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। हम इस बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे तो P इक्वल कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इस केस में ये जो मास है ना, ये मास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोमेंटम के। यानी अगर हम मास को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई छोटी बॉल लो, या छोटा कंकड़ ले लो, गिट्टी जिसको बोलते हैं, पत्थर, उसको लो, छोटा सा एक बड़ा सा लो। बड़े वालों को धीरे से एक लोग के ऊपर फेंक दो और छोटे वाले को तेजी से फेंक दो, डिफरेंस मालूम हो जाएगा भैया। कैसे, छोटा वाला स्पीड ज्यादा है ना, तेजी के साथ लगेगा, बड़े वाले की स्पीड कम है, धीरे से लगेगा, यानी वहां पे मोमेंटम कम होगा। अगर वहीं पे स्पीड हम कांस्टेंट कर दें, 100 मीटर पर सेकंड से हम क्या करें, फेंके, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम भी ज्यादा तेज हो जाएगा। अब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बताना है अपने को, ग्राफ बताना है, तो ग्राफ जैसे ही इसको बनाएंगे, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, नो टेंशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा भैया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बात क्लियर। अभी मान लो, अब देखो जरा, सबसे पहले हमने क्या देखा, P इक्वल mv है, अगर मास को कांस्टेंट कर देंगे तो P इक्वल हो जाएगा v के। इसका मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। सेम ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट किया तो P इक्वल हो जाएगा m के, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है आपके m के। यानी अगर हम मास इंक्रीज कर देंगे तो मोमेंटम भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कंडीशन वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड है, कुछ भी हो सकता है आपका, नो टेंशन। अब ये हो गया तरीका आपका। अगर हमको क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो, और यहाँ पे किसका ग्राफ है, पैराबोलिक का, ठीक है, क्लियर बात। अभी जैसे मान लो इसी में पहले इसको मिटा दे पूरा, हाँ इस तरफ वाला तुम लिख लो, ठीक है, इस तरफ वाला मिटा देते हैं भैया। मिटा दे इसको भी, अच्छा लिखा रहने दो, अभी रेस करेंगे बाद में। अब देखो थर्ड नंबर, अपने पास फार्मूला क्या है, P इक्वल mv, ठीक है। हम इस केस में क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि अपने पास जो ऑब्जेक्ट है, जो दो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपका m1, एक है m2। दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये आपका है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, दोनों क्या है, अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो मोमेंटम भी इसका इक्वल नहीं होगा, यानी वो भी P1 और P2 हो जाएगा, ठीक। हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसका जो मोमेंटम है इसको कांस्टेंट कर देते हैं। हम मान लेते हैं मोमेंटम सेम होने का मतलब ऑब्जेक्ट भी दोनों सेम होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो जाएगा, ठीक, कांस्टेंट मान के चलते हैं। हमने क्या मान लिया, यहाँ पर मोमेंटम आपका सेम है। जब मोमेंटम सेम है तो क्या हो जाएगा, mv किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के, ठीक बात, mv किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के। इसका मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के, यानी अगर ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। अब चर्चा तो इसी बात पे है यार, कि भैया अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मास कैसे डिक्रीज होगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि मास तो जनरली कांस्टेंट रहता है, ठीक। सुनो कहानी इसकी, जनरली मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टाइन। उन्होंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मीडियम हम चेंज कर दें तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा। और ये चीज हमको कहाँ पे उन्होंने बताया था, एक उन्होंने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो मास होता है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, इक्वल क्या होता है, रेस्ट मास अपान में 1 - v² अपान में c²।
ठीक, ये आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक बात, अब दिमाग में गई कुछ बातें, मास भी चेंज हो सकता है, बस मीडियम चेंज होना चाहिए। अब सुनो, अब इसके बीच में हमको ग्राफ बताना है। ठीक है, क्या करना है, ग्राफ बताना है किसके बीच में, m एंड v के बीच में। अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना रही हैं और दोनों की पावर 1 है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो यानी यहां पर आपका ग्राफ कैसे बनेगा, v और m के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बताओ ये सारी बातें क्लियर हुई? हाँ भैया, इसको अब छापो आप, इसके बाद फिर हम एक या दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर क्लास आज की खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ लिख लिया भैया। चलो अब इसको अपन क्या करते हैं, आज की क्लास को खत्म करने के पहले एक दो एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी जो डीपीपी वगैरह है बच्चा, वो डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, डेली डीपीपी मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई के, नीट के, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो टेंशन फ्री रहना। और जो जिस क्लास का है, अगर कोई बच्चा 12th का है तो 12th के लिए कमेंट कर देगा कि सर हम 12th के हैं, हम उसके लिए भी भैया क्लास आपकी स्टार्ट है, 11th की तो आज से स्टार्ट कर दिया, और 12th की क्लास आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आज शाम तक में या कल दोपहर तक में आपको मिल जाएगा एक। ठीक है, और भैया जो अपने पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि अपन कैसे कंप्लीट कराते हैं सिलेबस। लास्ट ईयर जो जेई था, जेई के एग्जाम, और अभी नीट 25 और सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, सेम डिजिट के न्यूमेरिकल आए थे भैया, सेम डिजिट के न्यूमेरिकल अपनी क्लास से आए थे। और देखो अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाओ तो एक बार चांस भी बनता है कि यार हाँ हो सकता है टीचर मतलब इधर उधर कर रहा हो, भाई लाइव क्लास में पढ़ाए थे, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाए थे, तो सारा रिकॉर्ड है, कोई टेंशन नहीं। इसलिए एकदम भरोसा करके जुड़ जाओ। ठीक है, लेक्चर करो, उसके बाद फिर डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो और रिवीजन करो। 50 टीचर को नहीं फॉलो करना है, एक टीचर या 2 टीचर को फॉलो करना, उसके बाद फिर पूरा टाइम रिवीजन के लिए देना है। रिवीजन नहीं करोगे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक, अब चलो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल। अब सुनो जरा, हम मान लेते हैं भैया अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम मान के चलते हैं 4 kg है। ठीक, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है, ये डायरेक्शन है इस तरफ। दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg और ये 4 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो आपको इसमें बताना है दोनों ऑब्जेक्ट का क्या मोमेंटम सेम होगा। तुमको क्या बताना है, क्या नहीं इंग्लिश में लिख दे, बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम और नॉट। ये आपको बताना है कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब सुनो, हमने तुमको स्टार्टिंग में ही एक शब्द बोला था, क्या, कि अगर अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को दिमाग में एक बात सेट करके रखनी है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सुनो, इसको मान लेते हैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मान लो, या फिर इनिशियल और फाइनल कर दो। अब सुनो, हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था क्या, ये आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप है ये आपका, और ये प्लस का जे कैप, और ये माइनस का जे कैप है। ठीक, सॉल्व करो, डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब आई कैप प्लस का। ठीक, ये आपका पी इनिशियल हो गया, पी इनिशियल कितना है आपका mv,
डायरेक्शन क्या है, प्लस का आई कैप, मास कितना दिया गया 4 kg, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर, ठीक है, आई कैप है कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 4 दूना 8, इसकी यूनिट लिख दो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हो गया प्लस का आई कैप, ठीक, ये हो गया आपका पी इनिशियल, ठीक, बात क्लियर हुई भैया। अब आ जाओ दूसरे पे, ये हो गया आपका पहले वाले ऑब्जेक्ट का। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का देख लो, ऑब्जेक्ट नंबर 2 पी फाइनल कितना हो जाएगा, यानी इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका फाइनल ऊपर की तरफ है प्लस जे है, ठीक है, इसका मतलब mv और प्लस का जे कैप, मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना 4 2 जा 8 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है प्लस का जे कैप, इसका मतलब ये अपना क्या आ गया, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है भैया, लेकिन एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड 8 kg मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या भैया आई कैप और इसकी डायरेक्शन है जे कैप, इसका मतलब अपने पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी मोमेंटम आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक, बात दिमाग में गई भैया, इसको छापो, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो भैया ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, वीडियो को रोको, ठीक है, इसके बाद अपना करो, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भैया, ठीक। हम मान लेते हैं अपने पास एक दीवार है, ठीक है, दीवार है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से आ रहा है और v वेलोसिटी से आता है और इस दीवार पे टकराता है और टकराने के बाद उसी स्पीड के साथ वापस आ रहा है, ठीक है, उसी स्पीड के साथ वापस आ रहा है। इस कंडीशन में आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है। अब क्या हुआ भैया, इसमें हमने पूछा कि आपसे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो किसी दीवार से टकराता है, दीवार से टकराया, टकराने के बाद उसी स्पीड के साथ वापस आ जा रहा है, यानी यहाँ पर पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन इसके हम लिख सकते हैं व्हेन पार्टिकल rebound after यहां पे लिख लो rebound same speed after collision, ठीक, collision, ठीक, मतलब गुरुजी बात यह है कि अपने पास कोई दीवार है, दीवार से कोई पार्टिकल टकराता है और टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस चला रहा है। इस कंडीशन में हमको मोमेंटम बताना कि मोमेंटम क्या होगा। अब देखो जरा, हम मान लेते हैं पार्टिकल है, तो इसका ये पहला वाला पार्टिकल है और ये दूसरा है, इसका मतलब इसका जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल होगा और इसका जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक, इसका जो मोमेंटम होगा इस ऑब्जेक्ट का वो इनिशियल होगा, इसका जो मोमेंटम होगा वो फाइनल होगा। इसका मतलब सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लें, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लो P इनिशियल, और एक बात याद रखना मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, ठीक, डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन है, इसका मतलब आई कैप प्लस का आई कैप। उसके बाद फिर दूसरे वाले के निकाल लो P फाइनल निकाल लो mv और डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट मतलब माइनस आई कैप,
माइनस आई कैप। ठीक है, अब सुनो, अब क्या निकालें, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को मतलब डेल्टा पी इक्वल कितना होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है आपका, माइनस एम वी। अब माइनस क्यों आया भैया, ये डायरेक्शन अपोजिट है इस वजह से माइनस आ गया, माइनस ये वाला माइनस है यहाँ पे एम वी। ठीक, और आई कैप दोनों में है तो आई कैप यहाँ पे लिख दो। कितना हो जाएगा, माइनस का 2mv आई कैप। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा पी। इसका मॉड ले लो, डेल्टा पी इक्वल कितना हो जाएगा, 2mv। ठीक, ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। ठीक भैया, बात समझ आई। तो अभी हम मोमेंटम तक कंप्लीट कर लिए हैं। मोमेंटम तक अपना पूरा मतलब जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो चीज़ क्लियर हो गया है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, उसके बाद फिर उसके जो कुछ केसेस बनेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी रहेंगे वो कराएंगे। फिर इन सारे टॉपिक को मिला करके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर रॉकेट का कॉन्सेप्ट, जो रॉकेट है रॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे। फिर अपना एफबीडी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना। ठीक, स्किप थोड़ा से भी मत करना क्योंकि बकैती 1% की भी नहीं करी गई है। ठीक, और जितने भी लेक्चर अपने मिलेंगे पूरे लेक्चर केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड मिलेंगे, बकैती वाले नहीं मिलेंगे कि बीच बीच में बात करें, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना। ठीक है, जिससे फिर लगातार अपनी क्लासेस सीक्वेंस में चलती रहे और रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, अभी जो बच्चे 11th में है वो अपना स्टार्ट कर दें और 1-2 दिन के अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कई सारे लेक्चर आ जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में काम चालू हो चुका है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर डेली 1-2 लेक्चर मिलते रहेंगे। जो 11th वाले बच्चे हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मिलेगा और एनएलएम का लेक्चर साथ साथ मिलता रहेगा। और जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चों को लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टार्ट होगा। कल तक में एक लेक्चर आपको मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों टॉपिक को हम पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, और इन चैप्टर को कंप्लीट वॉच करना, मतलब जो भी लेक्चर वगैरह है। उसके बाद इनकी डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो भी डीपीपी है। उसके बाद मॉड्यूल है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा देख लेना उसको। और चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स विद शिवम पांडे। ठीक है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। अपने पास लगभग 1500 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। अपन अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, अभी अब अपन अपना कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग जुड़े रहिए और भाई का सपोर्ट करिए और एकदम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें न्यूमेरिकल बना सकता है वो कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, मोमेंटम। इसके बाद जब सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे ना तो सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ और इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम को मिलाकर जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी क्लास है ऑनलाइन ना, इसका मेन उद्देश्य है नीट और जेई, नीट 26 और जेई 26, ये टारगेट है अपना। ओके बच्चा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही भूलना मत भैया। ठीक है, नहीं तो घर से उठवा लेंगे फिर आपको। ओके, गुड बाय, लव यू।